जैसा कि आप ये देख रहे हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि हिंदी पेडागोजी। यहाँ पर दो आप ये देख रहे हैं, एक तो पेडागोजी है, दूसरा सब्जेक्ट लिए। यहाँ पार्ट 1 लेकर आई हूँ जिसके अंदर आज हम आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो कि हर बार हमारे सी टेट हो टेट हो इसके अंदर पेडागोजी से रिलेटेड बातें आती हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको हम यहाँ पर आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक रिक्वेस्ट और कर लेती हूँ आपसे, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। पहली बात। दूसरी बात, वीडियो यदि आपके काम की है तो इसको बड़े गौर से सुनिएगा, और यदि काम की नहीं है और जो आप जानते हैं या जो आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं जहाँ इस वीडियो की आवश्यकता हो सकती है, जो सीटेट और टेट इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ अवश्य इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम यहाँ ये देख लेते हैं भाषा अर्जन और अधिगम। इसके अंदर कौन कौन से ऐसे बात है जिसको हमें ये समझना होगा। जैसे सबसे पहले आप ये देख रहे हैं भाषा अर्जन एवं अधिगम, ठीक है। यहाँ पर ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि भाषा अर्जन है क्या और भाषा अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है। तो भाषा अर्जित की जाती है जो कि बालक शुरुआत से ही उसको अर्जित करना शुरू कर देता है, और अधिगम मतलब होता है सीखना, ठीक है। अर्जन यानी किसी चीज़ को अपने अंदर ग्रहण करना, इसके लिए हमें सीखना होता है। तो वो पहले सुनेंगे और सुनने के बाद एक छोटा सा बच्चा होता है, वो बोल नहीं पाता, जन्म से ही एक भाषा को वो अर्जित करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अगल बगल आस पड़ोस जो भी जिसकी गोद में भी वो होता है वहाँ पर वो केवल उनकी बात को सुनता है, उन शब्दों को अर्जित करता है, ग्रहण करता है। तो यहाँ पर उसका हो गया ये भाषा अर्जित करना, और अधिगम होता है सीखना। अब यहाँ पर पहले तो उसने अर्जित कर ली, अब धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो उसी चीज़ को जो उसने सुनी थी अब यहाँ पर सीखना शुरू कर देता है कि यानी कि मुझे अब क्या करना है, बोलना कैसे है। तो वो सबसे पहले सुनता है ध्वनियों को, उसके बाद वो जो बड़े होते हैं उनकी जो लिपसिंग होती है, होठों को चलाना जो होता है, वहाँ पर उसके बेस से वो अपनी लिपसिंग करना शुरू कर देता है। तो वहाँ पर वो हो जाता है उसका अधिगम, यानी कि सीखना वो शुरू कर देता है। तो सबसे पहले उसने अर्जित किया और फिर उसके बाद उसने अधिगम किया। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आता है यहाँ पर भाषा के विविध रूप, ठीक है। विविध रूप में हम दो रूप से देखते हैं, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। मातृभाषा वो होती है जो उसने जन्म से ही किसी चीज़ को सुनना शुरू किया था, जिस भाषा को, जिस बोली को, जिस ध्वनि को उसने सीखा था, सुना था, वो उसकी मातृभाषा है, और धीरे धीरे वो उसी में ही अपने शब्दों का भंडार करता शुरू कर देता है। लेकिन राष्ट्रभाषा वो होती है जो एक पूरे राष्ट्र को बांध कर रखती है या पूरे राष्ट्र में प्रचलित होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं बन पाई है। हम केवल नाम से ही हिंदी भाषा को कह देते हैं कि राष्ट्रभाषा, परंतु बहुत सारे जो प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, प्रचलित नहीं है, वहाँ के लोग जब विरोध करते हैं तो वहाँ पर अपनी हिंदी भाषा को वहाँ राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया अभी तक। इसीलिए ये भारत का दुर्भाग्य है कि अभी तक भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और हर चीज़ में इसमें विविधता पाई जाती है। लेकिन आपका एक क्वेश्चन बनता है और कईयों बार आ भी चुका है और आ भी सकता है, और वो है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हिंदी को, हिंदी राजभाषा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उन राज्यों में जहाँ पर हिंदी का प्रचलन है वहाँ पर हिंदी को हम पहचानते हैं, बोलते हैं, इसीलिए भारत को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर हम जो है राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। यदि हमने राष्ट्रभाषा को वहाँ पर लिख दिया, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी, या हिंदी कौन सी भाषा है, राष्ट्रभाषा, तो वहाँ पर हमारा ये गलत हो जाएगा। वहाँ पर हमारा सही होगा हिंदी राजभाषा है। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो हमारा मुख्यतः आता है वो आता है शिक्षण के त्रिआयामी या त्रिध्रुवीय कहा जाता है, ठीक है। ये आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। त्रिआयामी क्यों कहा जाता है? त्रिआयामी जिसके 3 आयाम हो, या त्रिध्रुवीय यानी कि उसके 3 ध्रुव हैं। पहले इसके 2 ध्रुव हुआ करते थे, ठीक है, पहले यहाँ पर 2 ध्रुव इसके हुआ करते थे। एक तो होता था यहाँ पर शिक्षार्थी, ठीक है, और दूसरा होता था यहाँ पर शिक्षक। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पहला ध्रुव शिक्षक
और दूसरा शिक्षार्थी, क्योंकि इन दोनों का ही विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। तो लेकिन आगे चल कर के हमें इस चीज़ की ये आवश्यकता हुई कि किस तरीके से केवल अध्यापक और छात्र यही दो अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे क्या, वो एक पॉइंट भी तो होना चाहिए। उस पॉइंट को देखते हुए यहाँ पर रखा गया, या तो एक तो पाठ्यक्रम, ठीक है, और दूसरा वातावरण। तो यहाँ पर हम तीसरे रूप में देते हैं तो वो होती है हमारी विषय वस्तु। अब इसको तीनों रूप में से कुछ भी आप कर सकते हैं, ये इसका तीसरा पोल है, ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है त्रिध्रुवीय। पहली वाली जो बताई गई है यहाँ पर अध्यापक और छात्र, तो यहाँ पर जो दो ध्रुव इसके बताए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। दो ध्रुवी जो प्रक्रिया है वो जॉन एडम्स ने इसको बताया था। और तीन ध्रुव की जब आवश्यकता हुई तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। तीन ध्रुव की जब यहाँ पर बात आती है तो तीन ध्रुव किसने कहा था, जॉन ड्यूवी ने। तो जॉन ड्यूवी ने इसको त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा है और जॉन एडम्स ने इसको द्विध्रुवीय प्रक्रिया कहा है, जिसमें पहला अध्यापक और छात्र था, लेकिन आवश्यकता के आधार पर इसमें पाठ्यक्रम, वातावरण या विषय वस्तु को भी ऐड कर दिया गया। तो इसलिए यहाँ पर ये तीन ध्रुवीय प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। बढ़ते हैं आगे। चौथा पॉइंट हमारा आता है शिक्षण सहायक सामग्री। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि जब तक एक शिक्षक के पास कुछ ऐसी सामग्रियाँ नहीं होंगी जिससे कि वो छात्रों को पढ़ा सके, एक कक्षा का माहौल बना सके, उसके लिए एक शिक्षक के पास उसकी उचित रूप से शिक्षण सहायक सामग्रियाँ होती हैं जिनको वो प्रयुक्त करता है। यहाँ पर हम देखते हैं चार रूप से। पहला है, यहाँ देखें तो ये है दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि देखने की जो दृश्य सामग्री, यानी देखने के आधार पर जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है उससे देख करके बालक पढ़ता है। वो आपकी बुक भी हो सकती है, वो आपका चार्ट भी हो सकता है, वो आपका रोलर बोर्ड भी हो सकता है, वो आपका जो वाइट बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है वहाँ पर वो यूज़ हो सकता है। या आप किसी और चीज़ से जो नए नए रूप हैं, प्रोजेक्टर है, फिल्म स्क्रिप्ट है, उसके आधार से आप कोई भी चीज़ जिस चीज़ से वो बच्चा देख रहा है और सुन रहा है और समझ रहा है, तो वहाँ पर उसकी दृश्य सामग्री हो गई है। क्योंकि किसी भी चीज़ को जब तक हम देख नहीं लेते हैं, वो हमारे दिमाग में उसकी छवि नहीं बैठ जाती है, तब तक हम उस पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। तो दृश्य सामग्री जो होती है बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण होती है। फिर दूसरा हम यहाँ देखते हैं श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री का मतलब होता है सुनने वाली सामग्री। देखना तो हमारा है ही है, क्योंकि देखने से जो छवि होती है वो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, लेकिन सुनने के आधार पर भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी क्रियाएं करते हैं। जब तक बोला नहीं जाएगा, छात्र उस संबंधित तथ्य को नहीं समझ सकता। किसी भी चीज़ के विषय में बताया जा रहा है, उसके गुण, दोष, विशेषताएं, कोई भी बात ऐसी है जिसको एक शिक्षक बता रहा है तो उसके यहाँ पर भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। अब उसको जो बोल रहा है तो बोल करके बताने के आधार से बच्चे जो बैठे होते हैं उसको सुन रहे होते हैं। तो उसी बोली हुई चीज़ को जब बच्चे सुनते हैं तो वहाँ पर वो कहलाती है हमारी श्रव्य सामग्री। ठीक है। तीसरा आता है दृश्य श्रव्य सामग्री। इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि ये वो सामग्री है जिसमें देखा भी जाता है और सुना भी जाता है। वो सामग्री जब कक्षा के अंदर रखी जाती है तो वहाँ पर छात्र अपना पूरा ध्यान उस सामग्री के ऊपर लगाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और अपनी विचारधाराओं को बनाते हैं। और चौथा आता है क्रिया सहायक सामग्री। क्रिया सहायक सामग्री वो होती है जिसके माध्यम से कोई बालक को क्रिया कराई जाती है। यहाँ पर छात्र और शिक्षक दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं किसी क्रिया को कराने के लिए। जब एक शिक्षक एक छात्र को या पूरी कक्षा को कोई भी क्रियाएं कराता है तो वहाँ पर पूरे अपने मन से छात्र भी इन्वॉल्व होता है और एक शिक्षक भी इन्वॉल्व होता है। शिक्षक यह उस चीज़ की निगरानी करता है कि छात्रों को जो भी क्रियाएं दी गई हैं वो सही रूप से कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे। अगर सही रूप से नहीं होती है, थोड़ी सी लगता है कि ये गलत है यहाँ पर, तो उसको एक निर्देशक के रूप में भी देखा जाता है। तो यहाँ पर कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें बालक का कोई भी रूप हो, उसको सिखाने का कोई भी प्रकार हो, वहाँ पर एक शिक्षक उसमें इन्वॉल्व होता है और उनके शिक्षक के माध्यम से छात्रों को प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर ये उसकी हो गई शिक्षण सहायक सामग्री। बढ़ते हैं आगे। भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा पॉइंट है, इसको अच्छे से देखना है और ये क्वेश्चन हमारा अक्सर आ जाता है। ठीक है। सबसे पहले यदि हम यहाँ देखते हैं तो इसके ये 4 कौशल बताए गए हैं और ये चारों कौशल जो है क्रम के अनुसार होते हैं।
जैसे बालक जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वहाँ पर वो ये देखता है कि उसको सुनने पड़ते हैं कुछ शब्द। वो ये नहीं समझता है मैं किसकी गोद में हूँ, वो बोलना भी नहीं जानता है, उसको क्या करना है, कैसे कहना है, क्या समझना है, उसकी ये चीज़ समझ से बाहर होती हैं। वहाँ पर उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं को देखते हुए वो केवल एक रुदन कर सकता है, यानी कि रोने की क्रिया उसकी होती है। अब वहाँ पर पहले तो जो रोएगा, रोने के बाद जब उसने सुना, किसी ने कहा कि हाँ भाई ये शायद इसलिए रो रहा है कि ये भूखा होगा, शायद इसके कपड़े गीले हो गए, शायद इसलिए रो रहा होगा। तो इस तरीके से कुछ शब्द जब उसके दिमाग में छपते हैं, तो वो क्यों छपते हैं, क्योंकि उसने सुने थे वो, और सुनने के आधार पर उसने एक क्रिया अपनी बनाई। तो पहली क्रिया होती है उसकी सुनने की, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता चलता है, उसका शब्द भंडार भी बढ़ता जाता है, वो सुन सुन करके बढ़ाता है। फिर उसके बाद उसने अपनी लिपसिंग करना शुरू किया, नकल करना शुरू किया या अनुकरण करना शुरू किया। और जैसे जैसे उसने अनुकरण उसका मजबूत होता गया, तो वहाँ पर उसने धीरे धीरे शब्दों को बोलना शुरू किया। वो शब्द बोल करके अपने शब्दों को व्यक्त करता है, चाहे उसके टूटे फूटे शब्द हों, लड़खड़ाते शब्द हों, तोतले शब्द हों, कैसे भी हों, वहाँ पर वो बोलता है। तो पहली क्रिया हमारी यहाँ पर आ गई सुनना, दूसरी क्रिया हमारी आ गई बोलना, क्योंकि उसने जब सुना था तभी उसके बाद यहाँ पर वो बोला था। अब तीसरी क्रिया जो आती है हमारी क्रम के अनुसार, वो आती है पढ़ना, ठीक है। जब बच्चा घर से सुनकर बोलकर इतना ट्रेंड हो जाता है कि अब उसने विद्यालय में अपना प्रवेश किया, विद्यालय के अंदर जब प्रवेश करता है, तो शब्दों को वो उसने जो कैच किया था उसका शब्द भंडार और भी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। अब यहाँ पर उसकी जो सहायक सामग्रियाँ होती हैं, जो अभी हमने बताया था, तीसरा रूप शिक्षा के, वो होता है पुस्तक के रूप में, या कोई भी बोर्ड के ऊपर एक शिक्षक बता रहे हैं लिख करके उनको, तो वहाँ उसको वो पढ़ने होते हैं। और पढ़ने के बाद जो उसका एक तरीका होता है, उस चीज़ को वहाँ से अवगत कराया जाता है, वहाँ पर वो देख करके करता है। अब जैसे शुरुआत में बच्चा जाएगा, विद्यालय जाएगा या घर पर भी पढ़ सकता है, तो वहाँ पर कुछ चित्र होते हैं, यानी एक पुस्तक है, पुस्तक के अंदर कोई चित्र है, चित्र के माध्यम से हम उसको बता रहे हैं। जैसे हमने कोई अल्फ़ाबेट ली, ठीक है, ए फॉर एप्पल। एप्पल को जब तक उसके सामने कोई इमेज नहीं होगी, तब तक वो उस चीज़ को अपने दिमाग में नहीं बनाएगा कि ये क्या है, एप्पल क्या है। उसने सुना था एप्पल, एप्पल मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं तो सेब। अब सेब भी सुन सकता है, एप्पल भी सुन सकता है। अब यहाँ पर उसके सामने जब ओरिजिनल रूप में उसके सामने एप्पल रखा जाता है, तब बोला जाता है लो एप्पल खाओ, तो उसकी समझ में आता है अच्छा इसको एप्पल कहा जाता है। ये चीज़ हो गई पहली, उसने सुन लिया। अब उसने बोलना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब विद्यालय जाता है कुछ या घर पर ही पढ़ता है, तो वहाँ पर उसने एक इमेज एप्पल की देखी थी कि इसको एप्पल कहा जाता है, तो वो तुरंत पहचान लेता है। तो इसी तरीके से उसने बोलना और पढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम तीसरे रूप में आते हैं, तो वो लिखना, क्योंकि उसने सबसे पहले सुना, फिर बोला, फिर पढ़ा, उसके बाद उसने लिखना प्रारंभ किया। तो यहाँ पर कुछ लिखने के लिए उसके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आगे अभी आएंगी, वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो वहाँ पर उसको समझ में आया कि ये इस तरीके से हमने बोला था, इसको ऐसे बोलते हैं और इसको ऐसे पढ़ते हैं। अब उसको लिखित रूप में भी आगे बढ़ना है, तो उसी शब्द को जो उसने बोला था, चाहे वो एप्पल हो, चाहे 1 2 3 हो, चाहे ABCD हो, चाहे आ से अनार हो, कुछ भी हो, वहाँ पर उसने अब वो लिखना भी शुरू किया। तो अपने टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग के अंदर जो भी उसको लिखा जा रहा है, वैसे उसने लिखना प्रारंभ किया। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, भाषा के 4 कौशल होते हैं। यदि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाषा के कौशल कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। चारों के अंदर यदि हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्रमानुसार कौन से होते हैं, तो सबसे पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं। तो ये क्रम के अनुसार होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पहले हम यहाँ पर लिखना कर दें या पढ़ना कर दें या बोलना कर दें, तो ऐसे नहीं होता है। तो पहले बच्चा सुनता है जन्म से, उसके बाद धीरे धीरे वो डेवलप होता है तो बोलना, उसके बाद फिर वो पढ़ना शुरू करता है और तब जाकर पढ़ना सीख जाता है, तब जाकर लिखित रूप उसका हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आपके आया होगा कि भाषा के 4 कौशल है। अब इनमें से कोई भी कौशल एक रख दिया जाता है, तो यहाँ पर निम्न में से भाषा का कौशल है या कौन सा है, तो या भाषा का कौशल नहीं है, इस तरीके से नेगेटिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर इनमें से हमें जो भी रखा है, तो सबसे पहले यही हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। बढ़ते आगे इस तरफ से।
शिक्षण सूत्र के अंतर्गत मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर हम ये देखते हैं, ये इस तरीके से। तो ये देखिए शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर इतने सारे आपके सामने आ रहे हैं और इनके आधार से ही हम एक बालक को पढ़ाना सिखाते हैं। पहली बात, अब किस किस विधि का प्रयोग एक शिक्षक कर सकता है जिससे कि बच्चों की समझ में आए। तो यहाँ सबसे पहले हम ये देखते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये जैसे आपके सामने है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। ये क्या है, किसी चीज़ की जानकारी है, उस चीज़ को हम देखते हैं। जैसे कि बच्चे को पूर्व ज्ञान की तरफ हम देखते हैं तो कैसे ले जाते हैं, तो वहाँ पर धीरे धीरे जैसे आपने माइक्रो मैक्रो की जब फाइल तैयार की होंगी तो आपको सब पता होगा कि किस तरीके से आपने बच्चे को पढ़ाया था, क्या तैयारी की थी, और उसी बेस से आप आगे के लिए ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जैसे कक्षा 6 का पाठ आपने बनाया होगा तो आप प्रश्न जो लोगे, प्रस्तावना के प्रश्न लोगे पाठ के अंदर शुरुआत में, तो वहाँ पर आप लोगे कक्षा 5 का ज्ञान, तभी बच्चा बता पाएगा, पाठ की तरफ आगे जा पाएगा। तो उस चीज़ की जानकारी है, उस चीज़ की जानकारी लेने के बाद फिर आप बच्चों से एक एक करके क्वेश्चन पूछते हो, तब आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये उसकी नॉलेज में आ जाता है, प्री नॉलेज हम इसको बोलते हैं। और इसके बाद हम उस चीज़ की तरफ जाते हैं, जब ये समझ में आ गया तो यहाँ उद्देश्य कथन जब बच्चों के सामने होता है तो उसको यही बताया जाता है कि अतः आज हम आपको यहाँ पर जो भी आपके पाठ का नाम है उसका नाम लेते हुए कि इससे अवगत कराएंगे। तो वहाँ पर पहले आपका वो ज्ञात था उसका प्री प्लान से, ठीक है, यानी कि एक प्री नॉलेज उसके पास थी। उसके बाद जब आप पाठ के अंदर जाओगे तो वो अज्ञात है, तब आप उद्देश्य कथन के माध्यम से बताओगे कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो ये तो आपका यहाँ पर हो गया ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा आता है हमारा यहाँ पर पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, ये है पूर्ण से अंश की ओर। कोई चीज़ जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आपकी पाठ योजना के अंदर कोई चीज़ आपने पढ़ा दिया, ठीक है, एक डिटेल में आपको कोई चीज़ रख देनी है पहले, उस डिटेल में लेकर के आप छोटी सी चीज़ को बताओगे। आपने जैसे कोई उदाहरण रखा है कि किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी बात हो सकती है, तो वहाँ पर आपको पहले एक समरी टाइप बता देना है कि अमुक पाठ ये कहता है, तो आज ये चीज़ें हमारी कक्षा के अंदर होंगी। अब वहाँ पर आप छोटे छोटे पदों को लेकर के, छोटे छोटे अंशों को लेकर के, यानी स्टेप बाइज स्टेप आप अपने छोटे छोटे अंशों को लेकर के पाठ की तरफ जाओगे, जो पाठ की समाप्ति तक लेकर के आपको जाएगा। तो यहाँ पूर्ण से अंश की ओर हो गया। तीसरा आता है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर में आप देखोगे यहाँ पर यहाँ पर कोई चीज़ है, बच्चा जब तक किसी चीज़ को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख लेता तब तक उसको हम कहें कि जैसे हमें कोई पाठ पढ़ाना है और पाठ पढ़ाने के लिए हमने किसी चीज़ का प्रयोग किया। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, आपने शायद सुना भी हो और शायद नहीं भी सुना हो। मैं आपको जो उदाहरण देने वाली हूँ वो चीज़ ये है, गाय का विवरण आप दे रहे हो। अब बच्चे को जब पढ़ा रहे हो तो कक्षा में आप गाय को तो लेकर नहीं आ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कुछ मॉडल ऐसे होते हैं, तो आप मॉडल लेकर के आ सकते हो, वो मॉडल के रूप में आप जीवित गाय को नहीं ला सकते। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, आपने किसी भी मॉडल से, आपने चार्ट से, किसी भी रूप से आपने उसका प्रयोग किया, आपने बता दिया गाय के प्रकार बता दिए, गाय कितने रंग की होती हैं ये भी आपने बताया। जैसे कुछ गाय काली भी होती हैं, कुछ गाय काली और सफ़ेद भी होती हैं, कुछ गाय सफ़ेद होती हैं, कुछ गाय लाल होती हैं। इस तरीके से आपने उनका पूरा विवरण बता दिया। अब बात आती है कि कुछ ग्रामीण अंचलों में, या हम ये कहते हैं वनों में, ठीक है, वन में जो कुछ गाय घूमती हैं उनको कहते हैं वन गाय, या उनका दूसरा नाम है नील गाय। तो वहाँ पर अब बच्चे का दिमाग ये आता है कि बाकी तो गाय हमने देखी है, ये नील गाय कौन सी है, तो आइडिया लगाओगे आप नीली गाय, ठीक है, या फिर वन में रहने वाली गाय ऐसी कैसी होती है उसको भी देखना है। तो वहाँ पर आप केवल कल्पना कर सकते हो। तो वो जो कल्पना में आप जा रहे हो ना, तो वहाँ पर वो कल्पना आपकी कहलाती है अमूर्त, ठीक है। और जिस चीज़ को आपने देखा है वो है मूर्त, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है आपके, और जो अमूर्त है वो प्रत्यक्ष नहीं है। आप जब तक उस चीज़ को नहीं देख लोगे वो आपके लिए अमूर्त ही रहेगी, ठीक है। एक दिन आप अचानक से जा रहे हो, सड़क पर आपको एक गाय दिखाई देती है। अब जिन्होंने देखी है वो बंदे या बंदी आपके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा ओ देखो वन गाय, ओ देखो नील गाय, तो तुरंत आपका दिमाग जाएगा और ये कहेगा कहाँ है, मुझे दिखाओ कहाँ है।
तो आप तुरंत उस चीज़ की तरफ अपना फोकस करोगे। आप देखोगे, बोले अच्छा इसको कहते हैं नीलगाय, ये है वनगाय, बोले हाँ, ओ, तो फिर वहाँ आपकी समझ में आएगा। तो वो चीज़ अब आपका मूर्त रूप हो गया, ठीक है, क्योंकि वो अब तक आपका अमूर्त बना हुआ था, लेकिन आपने सुना था तो वहाँ पर एक अपने ही हिसाब से एक आपने आकार दे रखा था, तो वो एक मूर्त रूप था। तो वहाँ पर जैसे ही आपने उस चीज़ को देखा जो कि अमूर्त बना हुआ था, वो अब मूर्त में कन्वर्ट हो गया। तो पहले किसी चीज़ को हम यहाँ पर मूर्ति रूप में देखते हैं, फिर उसकी अवधारणा बनाते हैं, अवधारणा बनाने के बाद फिर नेक्स्ट उस पर जाते हैं हम, तो अपना एक नया टॉपिक शुरू होता है, उसको हम फिर अमूर्त में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर अब आपकी फिर से एक धारणा बनेगी जिसको आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा गया। तो ये अमूर्त से मूर्त से अमूर्त की तरफ हो गया। चौथा हम देखते हैं यहाँ पर विशेष से सामान्य की ओर, ठीक है, ये हो गया आपका विशेष से सामान्य की ओर। किसी चीज़ को आप विशेष रूप से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कक्षा के अंदर कौन सी ऐसी बात है जहाँ पर आपको उसकी विशेषता दिखाई दे रही है, पहली। दूसरा, पाठ के अंदर ऐसी कौन सी बात है जिसके अंदर आप आज विशिष्ट रूप को प्रदर्शित करने वाले हैं। जब कोई चीज़ हमारे लिए, कोई तथ्य हमारे लिए विशिष्ट होता है तो हम उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, ठीक है, समझने के लिए। वहाँ पर हम ऐसे ही बच्चों के लिए जब पूरी कक्षा में पढ़ाने वाले हैं तो कोई पॉइंट हमारा ऐसा होता है जो विशिष्टता लिए होता है, उसी विशेष पॉइंट को हम हाईलाइट करते हुए बच्चों को बताते हैं कि अमुक चीज़ ये है। और जब बच्चा उसको समझ जाता है तब हम सामान्य की ओर कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि अब उसकी नज़र में वो विशिष्ट चीज़ जो थी वो अब नॉर्मल चीज़ बन चुकी है। और अगला पॉइंट फिर आएगा तो वो उसके लिए तब तक सामान्य है जब तक वो उसको समझ नहीं पाया, लेकिन जैसे ही उसको उसने समझ लिया, हाईलाइट कर दिया, तो उसकी समझ में आ गया, तो वो एक तरह से विशेष बात उसके दिमाग में थी, क्योंकि अब उससे वो रूबरू हो चुका है। फिर बढ़ता है वो अगले कदम की ओर जो सामान्य बन जाती है उसके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। पांचवा आता है आगमन से निगमन की ओर, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं हम आगमन से निगमन की ओर। ये अब यहाँ पर क्या है, आगमन किसी चीज़ का आना और निगमन किसी चीज़ का जाना। आपका अज्ञान जो है वो आपके अंदर बैठा हुआ है जब तक आपने उस चीज़ को फेस नहीं किया, ठीक है। और जैसे ही संबंधित तथ्य से आपने कोई विचार या कोई ज्ञान आपने ले लिया तो वो आगमन की क्रिया हमारी होती है जो हमारे ज्ञान के अंदर मस्तिष्क में होती है। और जैसे ही आपने उस चीज़ को लिया तो आपका जो अज्ञान था वो निगमन कर जाता है, यानी कि जो समस्याएं थीं, जो कठिनाइयाँ थीं, वहाँ पर वो आपके लिए तब तक बनी हुई थी जब तक आपने उसको सीखा नहीं था। और जैसे ही सीख लिया वहाँ आपका अज्ञान जो है निगमन में जा चुका है, वो अज्ञान जा चुका है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर। कोई चीज़, स्थूल का मतलब होता है मोटा और सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा। कोई चीज़ आपके सामने स्थूल रूप में है, आपको उसको समझ में नहीं आया। आपने हाथी देखा, एक स्थूल रूप में है, सूक्ष्म है चींटी के रूप में। अब आपके अंदर एक बात आती है कि एक छोटी सी चींटी आखिर हाथी का क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन एक हाथी आपको दिखाई दे रहा है कि उसके अंदर बहुत सारी शक्ति है, वो तो चींटी को ऐसे ही मसल देगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर अगर आवश्यकता होती है तो एक छोटी सी चींटी भी हाथी जैसे विशालकाय जीव को धाराशायी कर देती है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कक्षा के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कुछ चीज़ें हम स्थूल रूप में देखते हैं, जब तक हमारे सामने कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई तथ्य मौजूद है तो वो मोटाई, मतलब एक ऐसी बड़ी समस्या है, उस समस्या को हम छोटा कैसे कर सकते हैं, ये एक ऐसा प्रयत्न होता है, एक ऐसी जिज्ञासा होती है, एक ऐसा पाठ्यक्रम के अंतर्गत होता है, एक ऐसी क्रियाएँ होती हैं जिसके माध्यम से बड़ी समस्या को हम बहुत अति सूक्ष्म के रूप में करते हैं, या यूँ कहें कि उसकी समस्या को ख़त्म कर देते हैं। तो ये हमारी एक ऐसी टेक्निक होती है जो शिक्षक के अंदर समाहित होती है। उसे कौन सी टेक्निक से कैसे बच्चे को पढ़ाना है, क्योंकि कक्षा में एक नहीं, अगर 25, 30, 35 बच्चे आपके बैठे हुए हैं तो सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार क्रियाएं कर रहे हैं। कुछ तुरंत समझ रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे, कि कोई धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर उस एक सिचुएशन को समझना होता है, किसके साथ कौन सी समस्या है, उसको उसी हिसाब से, उसी युक्ति के हिसाब से हमें क्लियर करना होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ ये देखते हैं, ये रहा सातवां हमारा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण का मतलब है खंड खंड करना, और उस चीज़ को हम ये देखते हैं कि किसी भी समस्या को हम जब तक छोटे रूप में नहीं कर लेंगे, एक बड़ी समस्या है उसको छोटे छोटे रूप में करेंगे तो वहाँ पर हम उसका निराकरण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जैसे ही वो समस्याएं हमारी अच्छे से सॉल्व हो जाती है छोटे रूप में, वहाँ पर हम उसको संश्लेषित कर देते हैं। संश्लेषित का मतलब होता है जोड़ना, विश्लेषण का अर्थ होता है खंड खंड यानी छोटे छोटे रूप में उसको रखना। अब मैं आपको यहाँ ये बताती हूँ कि जैसे आपने मैक्रो टीचिंग के अंतर्गत किया था, माइक्रो टीचिंग क्या है, एक छोटे छोटे रूप में पदों को रखना। मैक्रो टीचिंग क्या है कि उन छोटे छोटे जो पद थे उनको फिर एक साथ जोड़ देना, यानी कि विश्लेषण करना और फिर उसका संश्लेषण कर देना। क्योंकि एक पाठ के अंदर एक नहीं कई सारे पैराग्राफ्स होते हैं, और एक यानी कि 36 मिनट की जो हमारी टीचिंग होती है, उस टीचिंग के अंदर हमें अपने 2, 3, 4 आप टाइम के अकॉर्डिंग जितना भी स्टेप्स ले सकते हो यानी पैराग्राफ ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको छोटे छोटे पद बनाने पड़ते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, विश्लेषण की क्रिया। और जैसे ही वो सारी चीज़ें हमारी समझ में आती हैं तो हम इन सभी पदों को जो हमने खंड खंड किए हुए थे उनका संश्लेषित रूप दे देते हैं, संश्लेषण कर देते हैं। तो यहाँ जब तक पाठ हमारी समझ में नहीं आएगा तब तक हम उसको छोटे छोटे रूप में रखेंगे, और जैसे ही समझ में आ जाता है हम फिर उसको विश्लेषण में पहले रखेंगे, फिर उसके बाद संश्लेषित कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये हमारा आता है 8वां पॉइंट, ये रहा, अनुभव से तर्क की ओर। ठीक है, कोई चीज़ जब हमने विश्लेषण करके ली थी तो वहाँ हमारा अनुभव बना था, और जब अनुभव बन गया था तो उसके बाद हम फिर धीरे धीरे इतने मैच्योर हो जाते हैं, इतने अच्छे से समझना शुरू कर देते हैं कि वहाँ पर फिर हम तर्क करना भी शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिज्ञासा को उत्पन्न करने के लिए तर्क चाहिए, और तर्क जिसके अंदर होगा या तर्क बुद्धि जिसके अंदर होगी वो बच्चा बहुत ही आसानी से अपने हर पाठ को क्लियर करता चला जाता है। तो यहाँ पर ये अनुभव से होता है किसी क्रिया को करने के बाद, और जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक बच्चे के अंदर तर्क शक्ति जो है वो कमज़ोर होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर 9वां पॉइंट, ये है हमारा मनोवैज्ञानिक क्रमानुसार। मनोवैज्ञानिक क्रमानुसार ये है कि हर बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है, हर रूप से समझने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई किसी तरीके से समझ रहा है, कोई किसी तरीके से समझ रहा है। अब जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग वो अपना सारी क्रियाओं को करेगा। तो मनोवैज्ञानिक रूप से उसको ये क्रम करना है कि पहली हमें कौन सी चीज़ सिखानी है, दूसरी कौन सी चीज़ सिखानी है जो कि बालक के व्यवहार को परिवर्तित करे। अब बालक का व्यवहार अलग अलग रूप से होता है, इसीलिए यहाँ पर क्रमानुसार भी मनोवैज्ञानिक रूप से यानी मनोवैज्ञानिक तथ्य भी अलग अलग होते हैं, और कौन से बालक पर कौन सा तथ्य अप्लाई करना है यही चीज़ सिखाता है मनोवैज्ञानिक क्रमानुसार। ठीक है, फिर आता है हमारे यहाँ 10वां पॉइंट, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा। ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा ये होता है कि आप ये जानते हैं कि ज्ञानेंद्रिय हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं, हमारी इंद्रियां होती हैं 11। ठीक है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रियां हमारी ज्ञानेंद्रियां और 1 मनेंद्री, यानी 1 हमारी ज्ञानेंद्री हो गई, 1 हमारी कर्मेंद्री हो गई और 1 हमारी मनेंद्री हो गई। क्योंकि ज्ञानेंद्रियों से हम ज्ञान धारण करते हैं और कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, और मनेंद्री इन सब का एक निरीक्षण करता होता है, मन के माध्यम से ही हर क्रियाओं को किया जाता है। इस तरीके से 11 इंद्रियां होती हैं हर एक व्यक्ति के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए जिससे कि वो अनुभवकारी बन सके। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर 11वां पॉइंट हमारा, वो है क्रिया द्वारा शिक्षा। जैसे अभी हमने ज्ञानेंद्रियों में बताया था कि कुछ क्रियाएं की जाती हैं, और क्रियाएं हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर, क्योंकि जब तक कोई क्रिया नहीं की जाएगी तब तक हम समझ ही नहीं सकते। कोई समस्या है, एक हमने समस्या को केवल सुन लिया और सुन करके उसका निराकरण बता दिया किसी को, इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे करो, लेकिन जब तक उस समस्या में इन्वॉल्व नहीं हुआ जाएगा, घुसा नहीं जाएगा, तब तक समझ में नहीं आएगा आखिर इसमें है क्या। इसीलिए हर चीज़ को, क्रिया को पहले करते हैं तब जा कर के अनुभव बनता है, और तब जा कर के वो अनुभव हमारे लिए आगे काम आता है। तो इसीलिए क्रिया द्वारा शिक्षा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है, और यह दी जानी भी चाहिए। तो फिर यहाँ पर 12वां अंतिम आता है हमारा, सरल से जटिल की ओर। ठीक है, अक्सर हमने सुना है पहले किसी चीज़ को कर लो देख लो,
अब वो जटिल समस्या है तब भी करनी पड़ती है, सरल है तब भी होती है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बच्चे को जब पाठ पढ़ाया जाता है तो पहले हमें एक छोटे से स्टेप को लेना होता है जो कि बहुत ही सरल होती है। आप खुद ही सोचिए, अगर हमें किसी सीढ़ियों पर चढ़ना होता है तो सबसे पहले हम पहली सीढ़ी पर ही पैर रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने दो दो तीन तीन सीढ़ियों को पहले छोड़ दिया और फिर लंबा पैर रखा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हम पहले स्टेप बाय स्टेप छोटी चीज़ को, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर थोड़ा सा और बड़ा, इस तरीके से जब हम कदम बढ़ाएंगे अपने, तब जा कर के हमारी वो छोटी छोटी चीज़ें एक जटिल समस्या का सामना करना हमें सिखा देती हैं। तो यहाँ पर जो सरल से जटिल की ओर, यही चीज़ हमारी कक्षा के अंदर भी अप्लाई होती है। बच्चे को पहले हमें कोई भी बात सिखानी होती है, मैंने अभी पहले बताया था, भाषा को अर्जित किया जाता है। जब वो अर्जित कर लेता है उसके बाद ही फिर वो पहले सुनता है, फिर उसको वो बोलने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद वो पढ़ता है और फिर उसके बाद वो लिखना सीखता है। ये एक सरल प्रक्रिया से लेकर के जटिल प्रक्रिया की तरफ बढ़ता है, क्योंकि सुनना सरल प्रक्रिया है और लिखना एक जटिल प्रक्रिया है। इस तरह से यहाँ पर पहले हमें सरल पर आना होता है, उसके बाद ही हम जटिल पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो इसके यहाँ पर शिक्षण सूत्र हो गए जो कि 12 मैंने आपको बताए हैं। अगला है, हम यहाँ देखते हैं कि मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि मूल्यांकन क्यों आवश्यक है और उपचारात्मक शिक्षण क्यों होना चाहिए। तो यहाँ पर हम मूल्यांकन, जब तक हमने किसी चीज़ को पढ़ाया है उसका मूल्यांकन नहीं कर लेंगे, कैसे पता चलेगा हमारा पढ़ाया हुआ ज्ञान बच्चे ने कितना अधिग्रहण किया था। और अगर कहीं लगता है कि यहाँ पर और आवश्यकता है किसी चीज़ को सिखाने की, तो वहाँ पर उसको एक उपचारात्मक रूप से और उसको कुछ विशेषताओं के आधार से बच्चे को देखते हुए उसको बताया जाना चाहिए, उपचार उसका किया जाना चाहिए जो भी उसकी समस्या है। तो यहाँ पर ये पॉइंट भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आगे आता है इसका 8वां हमारा टॉपिक, वो है हमारा यहाँ पर भाषा अधिगम में आने वाली सामान्य कठिनाइयाँ। ठीक है, अब ये सामान्य कठिनाइयाँ कौन सी हैं, जो बहुत ही आसान सी होती हैं। तो यहाँ पर एक एक करके हम पहले इनको देख लेते हैं। ये इस तरीके से ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर ये कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जो कि सामान्य रूप से भाषा को सीखने में कठिनाइयाँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले आता है इसका संकोची स्वभाव। संकोची स्वभाव क्या है? बच्चे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि संकोची स्वभाव जब उसका होता है तो वहाँ पर अपने संकोच स्वभाव की वजह से वो कम बोलता है, किसी के सामने बोलने में सकपकाता है, शर्म लगती है, बोल नहीं पाता है। तो वहाँ पर उसका संकोची स्वभाव होता है। कैसे बोलें, अगर हमने बोला हमारे होंठ टेढ़े हो गए या आवाज़ नहीं निकली या फिर हमने गलत बोल दिया तो सामने वाला क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम डर की वजह से, संकोची स्वभाव की वजह से कम बोल पाते हैं। एक ये सामान्य सी कठिनाइयाँ हैं। इसके अंदर हमें कक्षा के अंदर हर बच्चे को, एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो एक बच्चे को वो सारी चीज़ें या वो सारे मौके दे जिससे कि जो बच्चे बैठे होते हैं सबको एक समान प्रयास दिया जाए, जिससे सब कुछ सीख सकें। एक बात बताऊं, कक्षा के अंदर जो पीछे की तरफ बच्चे बैठते हैं तो वो संकोची स्वभाव के बच्चे होते हैं। वो कोशिश करते हैं बचने की उन सभी समस्याओं से जो उसके कहीं ऐसा ना हो कि कोई शिक्षक उससे कोई सवाल पूछ ले, उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत सारी समस्याएं उसकी हो सकती हैं सोचने की। तो यहाँ पर एक शिक्षक का दायित्व है कि सभी बच्चों को बराबर मौका दिया जाना चाहिए, चाहे वो आगे बैठे, चाहे बीच में बैठे, चाहे वो पीछे बैठे। तो सबसे पहला इसका होता है संकोची स्वभाव। दूसरा हम यहाँ पर ये देखते हैं तो वो आता है शब्दों के शुद्ध अर्थ या रूप का ज्ञान ना होना। ठीक है, जब शब्दों का शुद्ध रूप नहीं होता, क्योंकि आज की जो वर्तमान हिंदी है हमारी, आप किसी भी पुस्तक को ले लो, हिंदी को ले लो, चाहे किसी को भी ले लो, वहाँ पर इतनी गलतियाँ हैं, अशुद्धियाँ हैं, हम उसको समझ ही नहीं पाते हैं। पहले के समय में इतनी सारी चीज़ें हमारी हिंदी के अंदर आती थी। आज व्याकरण का ज्ञान बहुत कम लोगों को है, और जो पुस्तक में हमें दिखाई देता है उसमें अनेकों रूप से अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इतने सारे वाक्य होते हैं जिनके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, परंतु हम समझ ही नहीं पाते हैं उसे। तो वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो दूसरा रूप इसका ये आता है कि जब तक बच्चों को शुद्ध रूप नहीं बताया जाएगा, उसका अर्थ नहीं बताया जाएगा, उस सही अर्थ से शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं करा जाएगा, बच्चा उसी गलत रूप को एक्सेप्ट करता चलेगा और हमेशा के लिए वो अपना स्थायी ज्ञान उसको बना लेगा। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, यदि वो गलत बोल रहा है तो उसका उच्चारण हमें सही करना है। और सबसे पहले इसके लिए
यहाँ पर जब एक शिक्षक सही रूप से उसका उच्चारित करेगा अपने शब्द का, तो वहाँ पर बच्चा उसका सही रूप से ही उच्चारण करेगा। एक बात मैं आपको बता दूँ, हिंदी भाषा वो भाषा है, यहाँ इसकी एक खास विशेषता है कि इसके अंदर जो बोला जाता है ठीक उसी तरीके से लिखा भी जाता है। यानी कि इसके अंदर जो उच्चारित होता है वही चीज़ हमारा लिखाई में भी आता है। अगर हम उसका उच्चारण सही रूप से छोटी ई कर रहे हैं, छोटी ई की मात्रा की कर रहे हैं, तो लिखाई में भी वही आता है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, उच्चारित करते समय हम ये भूल जाते हैं कि इसमें क्या था। हमें बस लिखना, चाहे छोटी ई की लगे, चाहे बड़ी की लगे, चाहे छोटा ऊ का लगे मात्रा, चाहे बड़ी ऊ की लगे, किसी की भी लगे, तो वहाँ पर हम देखते नहीं हैं, हमें बस अपना कार्य करने से मतलब होता है। तो यहाँ पर सही रूप से एक शिक्षक का दायित्व बनता है कि वो बच्चों के आगे उस रूप से प्रस्तुत हो जो बच्चा उसका अनुकरण कर रहा है, तो उसकी समझ में सही रूप से आना चाहिए। तीसरा हम यहाँ देखते हैं तो वो आता है सीखने वाले की पृष्ठभूमि या परिवेश। ठीक है, माहौल, वातावरण कुछ ऐसा होता है जहाँ पर उसका क्या माहौल है। हम कहते हैं ना, लोकलिटी ऐसी है, वहाँ हम बच्चों को खूब सिखाने की कोशिश करते हैं, परंतु बच्चा कुछ सीखता ही नहीं है। क्यों नहीं सीखता? क्योंकि लोकलिटी ऐसी है। हम उस चीज़ को वहाँ पर बता दें तो इसका प्रभाव पूरी तरीके से एक बच्चे के ऊपर पड़ता है। कौन सी भाषा सीख रहा है, कौन से शब्दों को वो ग्रहण कर रहा है, क्या उसका अर्थ निकल रहा है, वो सारी बातें उससे हमें जब सुनते हैं और हमें लगता है कि यहाँ पर ये उसका सही रूप है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको तुरंत सुधारना भी चाहिए। तो सीखने में छोटी सी एक भूमिका ये भी है कि उसकी पृष्ठभूमि या परिवेश या उसका माहौल ऐसा होना चाहिए जो कि बालक को सही रूप से सिखाए। ठीक है, फिर हम देखते हैं बच्चे के अंदर आत्मविश्वास की कमी। आत्मविश्वास की कमी जब होती है, जैसे अभी मैंने बताया संकोची स्वभाव होता है कम बोलना, लेकिन बच्चों के अंदर जब कॉन्फिडेंस की कमी होती है वो वहाँ पर भी सकपकाता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कॉन्फिडेंस तो होता है उनके अंदर, और वो बोलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी गलती होती है तो वो वहाँ पर चुप भी हो जाते हैं, जानते हुए सब कुछ, और फिर भी नहीं वो बोल पाते हैं। तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है वो उनको आगे नहीं बढ़ने देता। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अंधाधुंध गलत बोल रहे होते हैं, और फिर भी क्या लेवल है उनका कॉन्फिडेंस का, कितने अच्छे से बोलते हैं, धड़ाधड़ बोलते चले जाते हैं। वो ये शर्म या संकोची स्वभाव उनको होती ही नहीं है कि कोई क्या कहेगा। उनको बस ये है कि मुझे बोलना है और सिर्फ बोलना है, इससे मतलब है। तो वहाँ पर उनके ज्ञान में वृद्धि भी होती जाती है क्योंकि उनका स्वभाव जो है अच्छा होता है, यानी संकोची स्वभाव नहीं होता, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अच्छा होता है। इसीलिए तो सबसे एक छोटी सी कमी हमारी ये भी होती है आत्मविश्वास की कमी। फिर हम देखते हैं मानसिक अस्वस्थता। मानसिक अस्वस्थता वो चीज़ है, बच्चा सोचता है, समझता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग जो है ना वो साथ नहीं देता। वहाँ पर एक रूप, कोई बहुत से रूप हो सकते हैं। कुछ बच्चे जिनको हम कहते हैं मंद बुद्धि, भाई दिमाग तो उनके अंदर भी होता है, सोचते वो भी हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। उनके अंदर इमोशंस कुछ ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये इमोशंस जो हैं तो ये नहीं होने चाहिए क्या? ऐसी बात नहीं है, इमोशन हर किसी में होते हैं और इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक अस्वस्थता वो चीज़ होती है कि जहाँ पर कोई कार्य उचित रूप से ना किया जाए, क्योंकि हर कार्य को हमारी बुद्धि ही कराती है। हम उचित रूप से सोचते हैं, उचित रूप से जो बोलते हैं वो भी हमारा दिमाग हमसे बुलवाता है, शब्दों का एक भंडार गृह है वो। तो वहाँ पर हम उसी हिसाब से, अगर यही अस्वस्थ हो गया तो किसी भी रूप से हम किसी भी काम को अच्छे से कर ही नहीं सकते हैं। तो एक छोटा सा रीज़न ये भी आता है, हम इसको छोटा नहीं कहेंगे हालांकि, ये मानसिक अस्वस्थता, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े कामों को बनाता है। फिर अगला आता है शारीरिक अस्वस्थता या विकृति। शारीरिक अस्वस्थता या विकृति वो चीज़ होती है कि कुछ चीज़ें बच्चों के अंदर हीन भावना लेकर के आती है, और वो ये होती है, एक तो वो शारीरिक रूप से सही नहीं होते हैं। अब वो कोई भी होता है, जल्दी जल्दी बीमार होना, या कोई अंग भंग होना, या जैसे उसका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो वो समाज से
कट करके रहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर एक उसका ये भी रूप आता है कि मैंने ये किया, सब लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, विद्यालय में जाएंगे, और होता भी है, कुछ लोग उसकी हंसी भी उड़ाते हैं। तो वहाँ पर हमें एक शिक्षक का दायित्व है कि उसको ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और आपने देखा भी होगा समाज में ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण भी देखे होंगे कि यदि कोई अंग भंग है तो उन लोगों ने अगर कोई कीर्तिमान स्थापित किया है तो ऐसे लोगों के जो कारनामे होते हैं ना अच्छे अच्छे, वो ऐसे बच्चों को बताए जाने चाहिए, जिनसे कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अच्छा बन सके। फिर हम देखते हैं भयभीत रहना। एक कारण ये भी है भयभीत रहना। कुछ बच्चे डर से रहते हैं। मैंने अगर बोला, जैसे कक्षा का वातावरण भी हो सकता है। एक शिक्षक के सामने यदि कोई बच्चा बोलता है तो पहले उसको स्वतंत्रता देनी चाहिए, वो बोल सके निधड़क। उसके बाद अगर बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा है और अगर एक शिक्षक ने उसको रोक दिया या बार बार उसको डांट लगा दी, कोई भी किसी भी रूप से उसको पनिश किया, तो वहाँ पर वो बच्चा धीरे धीरे कटता जाएगा, कक्षा से भी, शिक्षक से भी और अपने पाठ्यक्रम से भी। तो वहाँ उसके अंदर कोई ना कोई भय रहना शुरू हो जाएगा, जो कि गलत है। तो इस रीज़न को जान करके उसको भय से मुक्त करना भी एक शिक्षक का दायित्व बनता है। और अंत में जो आता है वो आता है यहाँ पर कक्षीय वातावरण या अवसर में कमी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही शार्प माइंड होते हैं, वो हर बात का जवाब बड़े अच्छे से दे देते हैं। अब एक शिक्षक को ये देखना चाहिए कि बच्चे हमारे 30, 40, 45 जो भी बच्चे बैठे हैं, स्ट्रेंथ जो भी है, वहाँ पर हर बच्चे को बराबर का मुकाबला कराया जाना चाहिए। हर बच्चे को उतना माहौल देना चाहिए जो उससे सीख सके। हर बच्चे को एक दूसरे से सामने ला करके उनसे आपस में तर्क शक्ति का जो भी कर सकते हैं हम, प्रतियोगिता का आयोजन या कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि कक्षा का जो वातावरण एक ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं कोई ना कोई तथ्य के अकॉर्डिंग, पाठ के अकॉर्डिंग अवसर देना चाहिए, जिसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। यदि किसी बच्चे को अवसर नहीं दिया जाएगा तो वो बच्चा कक्षा में पिछड़ता चला जाएगा। तो इस चीज़ पर भी एक शिक्षक का ध्यान जाना ज़रूरी है। ठीक है। फिर आता है अगला, इसमें हमारा भाषा में योगदान। मुख्यतः हम देखते हैं तो 3 रूप से यहाँ पर है। ये तो आप बिल्कुल रट लेना इनको, क्योंकि इनमें से आपके क्वेश्चन ज़रूर आने हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भाषा में योगदान हम किस तरीके से देखते हैं। पहला तो है जीन पियाजे, दूसरा हमारा आता है लेव वाइगोत्स्की, और तीसरा आता है हमारा नोम चॉम्स्की। ठीक है। तो सबसे पहले हम जीन पियाजे का यहाँ देखते हैं। तो जीन पियाजे महोदय ने जो बात बताई हैं वो ये बताई हैं कि अहम केंद्रित वाक स्व केंद्रित बोलना। यानी कि यहाँ पर एक ही चीज़ है, अहम केंद्रित वाक या स्व केंद्रित बोलना। बच्चा क्या होता है कि स्वयं से अकेले ही बातें करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो, एक अवस्था ऐसी है जो 2 से 5 वर्ष तक की इसके अंदर बातें बताई हैं जीन पियाजे ने। ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, स्वयं को केंद्रित मानते हुए अपने आप से ही बातें करता है। आपने देखा होगा, आपके भी घर में छोटे बच्चे होंगे तो आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे यदि लड़के हैं तो वो अपने बड़े पेरेंट्स की या जो भी कोई बड़े हैं उनकी नकल करता। जैसे टाई पहनना, दाढ़ी मूछ बनाना, इस तरीके से बोलना, शीशे में अपने आप को देख करके कि पापा कैसे बोलते हैं, मैं ऐसे बड़ा होकर के ये करूँगा, मुझे ये करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसी लड़कियां हैं घर में दुपट्टा ले लेंगी, साड़ी बांधेंगी, गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, तो उनका दिमाग अपने आप मुझे ये करना है। ये क्या होता है कि 2 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है एक बालक की, यहाँ पर वो स्वयं को ही केंद्रित मानता है, अपने आप को बहुत मजबूत, यानी कि एक तरह से वो अपने आप को राजा मानता है। तो वो स्वयं से ही बातें करता है, उसकी अपनी एक दुनिया होती है। तो जीन पियाजे ने इसको कहा है यहाँ पर अहम केंद्रित वाक या स्व केंद्रित बोलना। इससे संबंधित हमारे क्वेश्चन भी आए थे, तो इस चीज़ को आप रट लेना। ये कौन सी अवस्था होती है, 2 से 5 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरा इसके अंदर आता है यहाँ पर नोम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की। लेव वाइगोत्स्की ने जो बातें यहाँ पर बताई हैं वो इस तरीके से बताई हैं। बालक अपने परिवार में भाषा को अंतःक्रिया करते हुए सीखता है। इन्होंने 3 प्रकार की स्पीच की बात कही है। ठीक है। सबसे पहले हम आपको ये बताएं कि बालक अपने परिवेश यानी परिवार में भाषा को अंतःक्रिया करते हुए ही सीखता है। जो हमने आपको बताया ना शुरुआत में, अर्जित करना, तो वो उसका एक परिवेश होता है और उसी परिवार में वो जो भी भाषा बोलता है उसको अधिग्रहण करता जाता है, सीखता जाता है। इन्होंने यहाँ पर वाइगोत्स्की ने क्या किया है कि 3 प्रकार की स्पीच की बात कही है एक बच्चे के अकॉर्डिंग। कौन कौन सी?
सबसे पहले यहाँ पर हम ये देखते हैं सामाजिक भाषण। जो बच्चा बोलता है वहाँ पर वो होती है 2 वर्ष की अवस्था में। अभी हमने आपको जो बताई थी जीन पियाजे वाली बात कि वो स्वयं से बोलता है, वो भी इसके अंदर आती है। दूसरा आता है निजी भाषण, जो 3 वर्ष में उसका होता है। तीसरा आता है मूक यानी कि मन भाषण, ठीक है, मन ही मन में बोलना, जो 4 से 6 वर्ष तक की अवस्था में होता है। अब यहाँ पर ये 3 तरह की बातें हैं जो 2 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था में आती है, जो कि जीन पियाजे ने भी इसी बात को यहाँ पर रखा हुआ था। तो वो अंतःक्रिया ही उनकी होती है, खुद से खुद में बात करना। इसके अंदर हमारा सामाजिक भाषण भी आता है, क्योंकि वो समाज के माध्यम से बातों को सीखता है, पारिवारिक रूप से बातों को सीखता है, बोलता है। जब बच्चा बाहर समाज में खेलने जाता है तो सामाजिक रूप से अंतःक्रिया होती है, तो उन शब्दों को अधिग्रहण करता है। फिर उसकी खुद की निजी भाषा होती है, यहाँ पर वो स्वयं से भी बातें करता है, अपनी मातृभाषा होती है उसमें भी वो बातें करता है। विद्यालय जाता है तो वहाँ पर भी उसकी बातें होती हैं, तो यहाँ उसका खुद के विचार होते हैं, खुद की बातें होती हैं। तीसरा आता है मूक, यानी मन ही मन में उसको बोलना होता है। कुछ चीज़ें होती हैं वो अपने आप को केंद्रित कर लेता है, ये होगा, वैसे होगा, ऐसे, अगर मैं ऐसे करूँगा तो इसका ये होगा, यानी अपने अंदर ही जो विचार चलते रहते हैं ना, वो भी भाषा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ मन के माध्यम से जो बातें उसके दिमाग में आती हैं, उन सबको वो अधिग्रहण करता जाता है। फिर आगे आता है इसका लेखन के प्रकार, ठीक है। लेखन के प्रकार में हम आपको ये बताते हैं कि 3 प्रकार के लेख हमारे सामने आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, पहला आता है यहाँ सुलेख, ठीक है। सुलेख का मतलब क्या होता है? लिखना, ठीक है। दूसरा होता है श्रुतलेख, सुनकर लिखना। तीसरा होता है ये हमारा हो गया श्रुतलेख, और तीसरा हो गया अनुलेख। अनुलेख है यहाँ पर जैसे कि तैसा ही लिखना, अनुलेख कहलाता है। एक एक चीज़ आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, आप उसको आराम से देख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या करते हुए ही मैंने यहाँ पर लिखा है। सुलेख आपने बचपन में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, लिखी थी। आपने भाषा का रूप जो देखा था, वहाँ पर जैसे ही आपके सामने कोई पुस्तक आई थी, आप अपनी राइटिंग को सुधारते हो, कोई भी हो सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पर बना दिया, कहाँ गया हमारा, इस तरीके से, जैसे सुलेख की आपकी एक कोई कॉपी होती है, उस पर कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब वहाँ पर आपको देखा, कहीं से भी देख लिया, आपका मन कर रहा है कुछ भी, जैसे का से कबूतर, है ना, खा से खरगोश, आपने बोला, ऊपर नीचे आड़ा टेढ़ा कैसे भी लिखा, कुछ भी लाइन खींची, कैसे भी लाइन खींची। आपको बच्चे जो होते हैं ना, सीधे सीधे, इसको सीधा लिखो, इसको ऐसे नहीं, इसको कैपिटल लेटर में लिखो, इसको स्मॉल लेटर में लिखो, जो भी समझ में आया। बच्चों ने उल्टा सीधा कुछ भी किया तो वहाँ पर उसका होता है लिखना, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर किया। एक सेकंड। तो यहाँ पर आपने उस चीज़ को लिखा, अब ये रहा, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर आपने ये लिख लिया। अब बात आती है श्रुतलेख। श्रुत का मतलब होता है सुनना, और जो चीज़ें सुनी जाती हैं और फिर उसको लिखा जाता है, तो वो होता है हमारा श्रुतलेख, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कोई क्लास के अंदर कोई चीज़ें नोट्स बना रहे हो, टीचर्स आपको पढ़ा रहा है, तो आप जो मोस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हम कहते हैं टॉपिक्स होते हैं, तो वहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स लिखते चले जाते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम सुन रहे हैं, हमें लगता है ये हमारे लिए यूज़फुल है, तो वहाँ पर आप उसको तुरंत लिख लोगे अपनी डायरी वगैरह में, कुछ किसी में भी, ठीक है। वहाँ पर आपने इस चीज़ को लिखा, वो सुनकर हो गया। अब इसके बाद आपने यहाँ पर लिखा अनुलेख। अनुलेख ऐसी चीज़ है कि जैसे कि तैसा ही लिखना हमारा अनुलेख कहलाता है। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ को ऐसे किया, जैसे ये आपके सामने एक चीज़ आई है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये हमारी लाइनिंग हुई है, इस लाइनिंग में आपको ये आ भी दिखाई दे रहा है, आपको ये ए भी दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर कुछ गिनतियाँ भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिखोगे, तो जैसा लिखा है उसी के ऊपर आप उंगली फिराते जाओगे। पहले बच्चे को यही सिखाया जाता था, ऐसे ही सीखते हैं। या फिर इसके अंदर कितनी लाइन में ए लिखना है, कितनी लाइन में हमें बी लिखना है, कौन सा लेटर किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बताते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके को अपना लिया। तो यहाँ पर अनुलेख कहते हैं जैसे कि तैसे ही लिखना अनुलेख, ठीक है। श्रुतलेख
सुनकर लिखना, सुलेख अपनी राइटिंग को सुधारना, जिनकी राइटिंग गंदी होती है वहाँ पर हम उसको सुधारते हैं, वो सुलेख हो गया। तो ये लेखन के 3 प्रकार इसके अंदर बताए गए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है हमारा। फिर आता है हमारा यहाँ पर ये अब महत्वपूर्ण इसमें से हमारे प्रश्न आते हैं, इसको आप अच्छे से रट लीजिएगा। ये है बहुभाषिकता, ठीक है, और इसमें से प्रश्न आपके आने ही आने हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुभाषिकता क्या है? बहुत सारी भाषा है, ठीक है। अब ये किस प्रकार से होती है? तो 2 रूप से हमने यहाँ पर ये देखा है इसका। पहला है हमारा यहाँ पर कक्षा कक्ष की चुनौतियाँ, और दूसरा है बहुभाषिकता के लाभ। अब वो कक्षा कक्ष की कौन सी चुनौतियाँ हो सकती हैं, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं। यहाँ छोटे से रूप में बता देती हूँ मैं पहले, ये इस तरीके से, ये ठीक है। अब हम एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। कक्षा कक्ष की जो चुनौतियाँ होती हैं, तो सबसे पहले इसका हमारा आता है अन्य छात्रों से स्वयं का अलग महसूस करना। कुछ कक्षा में छात्र ऐसे होते हैं जो और छात्रों से अपने आप को अलग फील करते हैं। क्यों? उनका कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो वो पढ़ने में वीक होंगे, या वो ज़्यादा शैतान होंगे, कोई भी रीज़न हो सकता है। अब उनको लगता है कि मैं, अब आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिसको जानते भी नहीं है, और उनके साथ उनकी गुटरगू बहुत अच्छे से शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है न जाने ये कब के बिछड़े हुए थे और आज मिले हैं, आपस में इस तरीके से बातें कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। तो उनका स्वभाव है इस तरीके से। लेकिन कुछ बातें ऐसे होते हैं, इतनी भीड़ भरी में भी अपने आप को अकेला फील करते हैं, तो वो उनका स्वभाव होता है। वो अपने आप को अलग समझते हैं और बच्चों से। वो कोई भी रीज़न हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा तारे ज़मीं पर फिल्म में, वहाँ पर जो बच्चा होता है वो सबसे अपने आप को अलग फील करता है, क्योंकि उसकी कोई ना कोई कमज़ोरी होती है। इसकी वजह से कक्षा के अंदर हर तरह का जो बच्चा होता है वहाँ पर इस चीज़ को देखता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अन्य छात्रों से स्वयं का अलग करना एक बच्चे की हो सकती है कमज़ोरी। दूसरा हमारा आता है यहाँ पर शिक्षक द्वारा भाषा ना समझ पाने के कारण डांट फटकार देना, जिससे बच्चे के दिमाग पर गलत असर पड़ना। कोई चीज़ शिक्षक ने बताई, ठीक है, वहाँ वो चीज़ बच्चे को समझ में नहीं आई। अब जब वो चीज़ समझ में नहीं आई है, वो भाषा कोई भी भाई बता रहा है, शब्द उसकी समझ में नहीं आ रहे हैं, तो या तो वो ये जानने की कोशिश करेगा मुझे ये समझाने दोबारा। तो अगर वो समझाने के लिए कहता है तो हो सकता है शिक्षक उसको डांट फटकार लगा दे, एक बार मैंने तुम्हें समझाया था, समझ में नहीं आया था, कहाँ था तुम्हारा दिमाग। तो वो दूसरी बार कोशिश ही नहीं करेगा। तो वो सोचता है कि अब छोड़ो यार, इनसे पूछेंगे तो ये तो इस तरीके से बोलेंगे, तो इस तरह से वो पूछ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पर इसका भी असर पड़ जाता है। तीसरा आता है अन्य या सभी विषयों को ना समझ पाना। भाई हर तरह का बच्चा है, और हर तरह के विषय हैं, और हर तरह की भाषा है। कोई बच्चा किसी भाषा में, क्योंकि सबसे पहली जो भाषा होती है वो उसकी मातृभाषा होती है। दूसरी भाषा के अंदर यदि बच्चे को सिखाने की कोशिश की जाएगी, तो एक शिक्षक को ये समझना चाहिए कि यहाँ पर बच्चा एक भाषा से अभी निकल करके आया है, तो धीरे धीरे उसकी हैबिट में आएगी। अब जब और भाषाएं हैं और विषय हैं, तो वहाँ पर उसको समझने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, तो उसी हिसाब से उसको समझाने की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक कारण बन जाता है। फिर आता है यहाँ पर भावात्मक लगाव का कम या ना होना। एक भाषा का रूप ये भी है कि भाषा के माध्यम से ही हमारा कोई अटैचमेंट किसी से बनता है। हम कैसे बोल रहे हैं, अगर मैं आपसे मृदु भाषा में बात करूंगी तो आप मेरी ओर आकर्षित होंगे और मुझसे बात करने की कोशिश भी करेंगे। ऐसे ही कक्षा के अंदर एक शिक्षक का वो रोल होता है कि यदि एक शिक्षक बहुत ही उसको हम कहते हैं मृदुभाषी अगर होता है, बहुत ही अच्छे से बोलता है, तो वहाँ पर हर बच्चा चाहेगा कि इन सर से या इन मैम से अपनी मन की बात कही जा सकती है, इनसे हम बोल सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान निकलवा सकते हैं। तो आपसे अपने संकोची स्वभाव से निकल करके आपसे पूछने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि आपका अपनी भाषा के माध्यम से, क्योंकि भाषा ही हमारे व्यवहार को निर्धारित करता है, यदि हमारी भाषा कटु है तो वहाँ पर न तो हमारा एक लगाव बैठ पाएगा और एक बच्चे के साथ, और ना ही एक बच्चे का शिक्षक के साथ। तो ये भी एक इसमें कारण है। फिर आता है इसमें पाठ्य पुस्तक को ना समझ पाना। क्या रीज़न है जिसकी वजह से पाठ्य पुस्तक को नहीं समझ पा रहे? पाठ्य पुस्तक किसी भी, जैसे बहुत से बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है,
बहुत से बच्चों की हिंदी कमज़ोर होती है, बहुत से बच्चों की संस्कृत समझ में नहीं आती है। तो वहाँ पर एक भाषा से बच्चा दूसरी भाषा में जब जाने की कोशिश करता है तो वो उसको समझ नहीं पाता। तो ये भी उसका एक कारण होता है। जैसे जैसे उसको समझाने की कोशिश की जाएगी वैसे वैसे वो समझता जाएगा। तो यहाँ पर एक कारण इसका ये भी आता है। फिर आता है स्वयं को उपेक्षित महसूस करना। अब ये स्वयं को उपेक्षित महसूस क्यों करता है? स्वयं को इसलिए उपेक्षित महसूस करता है क्योंकि यहाँ पर अभी मैंने बताया था कि एक तो भाषा समझ में नहीं आना, दूसरा पाठ्य पुस्तक में समझ में नहीं आना, तीसरा बच्चे का एक शिक्षक से या डांट डपट पड़ गई हो, या फिर उसका अटैचमेंट नहीं रहा हो, या फिर एक शिक्षक बच्चे को समझ नहीं पा रहा हो। तो यहाँ पर वो स्वयं को अलग समझता है अन्य बच्चों से, और इसीलिए वो अन्य बच्चों से या विषय से या शिक्षक से सबसे कटता चला जाता है। और अंत में आता है अधिगम में कठिनाइयों का आना। जब किसी कार्य को किया जाता है तो वहाँ पर अधिगम में कठिनाइयाँ आती ही आती हैं। और एक साथ किसी भी ज्ञान को कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो वो अधिगम नहीं कर सकता। वहाँ उसके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। आपको अगर इंग्लिश आती है, अच्छी कमांड है, तो वहाँ पर अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर आपको हिंदी समझने में समय लगेगा, आपको हिंदी कठिन लगेगी। आप नॉर्मली बहुत सी जैसे इंग्लिश भी है, बहुत से लोगों को हिंदी आती है लेकिन उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वहाँ पर अब वो इंग्लिश समझने की कोशिश करता है, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि इंग्लिश समझ में तो आती है लेकिन बोल नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर वो कठिनाई है उसके लिए। और उसको सीखने में अब थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, और सीखने में अभ्यास की कमी अगर होती है तो नहीं सीखा जा सकता। इसीलिए यहाँ पर अधिगम में थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो आती हैं। तो कुछ तो ये इस तरीके से हो गई। अब दूसरा रूप हम इसका देखते हैं, बहुभाषिकता के लाभ क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो लाभ में हम ये देखते हैं, सबसे पहले हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञानात्मक विकास क्या है वो बताते हैं कि तथ्य के प्रति किसी चीज़ का ज्ञान ग्रहण करना, सीखना, अनुभव लेना, अपने अंदर ढालना, अर्जित करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे संज्ञान में, हम कहते हैं ना फलानी चीज़ हमारे संज्ञान में नहीं थी, यानी कि हमारी बोध में या ज्ञान में नहीं थी। तो एक सबसे पहले बहुभाषिकता का लाभ है संज्ञान। किसी भी भाषा को हम सीख सकते हैं, हमारी सीखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अभी आगे आएगा, इस चीज़ को हम देखेंगे। एक चीज़ ऐसी होती है कि उस चीज़ हमारे गले के अंदर एक लैड यंत्र होता है, जहाँ पर एक बालक प्रारंभ से अपनी आयु के अनुसार 5 या 6 वर्ष तक की अवस्था, चौमस्की ने इसको 5 वर्ष की अवस्था तक कहा है, लेकिन 6 वर्ष तक की अवस्था में बताया। चौमस्की ने एक चीज़ और बताई है कि ये जो लैड यंत्र है ये एक बालक की 5 वर्ष तक की अवस्था में रहता है, उसके बाद ये लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। ये चौमस्की के अकॉर्डिंग है। परंतु ऐसा 100% हम कहें कि लोप हो जाना, ये नहीं होता, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अगर किसी भी एज पर जाकर के अगर कोई इंग्लिश भाषा को सीखना चाहता है या कोई अन्यंत्र भाषा को सीखना चाहता है तो वो आसानी से नहीं सीख पाता, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो यंत्र गायब नहीं होता है, तो उसी यंत्र की वजह से ही वो सीख पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर चौमस्की के अकॉर्डिंग है 5 वर्ष तक की अवस्था या 6 वर्ष तक की, लेकिन ये एक अवस्था के बाद भी सीखी जा सकती है। तो संज्ञानात्मक विकास का किसी भी भाषा को संज्ञान में हम रख सकते हैं, वो धीरे धीरे विकसित हो सकती है। दूसरा इसके अंदर आता है शैक्षिक लाभ। ज़्यादा भाषाएं अगर हमारे सामने होती हैं तो हम वहाँ पर उसका शैक्षिक लाभ हमें मिलता है, क्योंकि विद्यालय के अंदर वहाँ पर हिंदी भी सीखी जाती है, इंग्लिश भी सीखी जाती है, और भी हमारी कोई भाषा हो सकती है, या भाषा के माध्यम से ही हम सारी शिक्षा को अपना व्यवस्थित रूप देते हैं। जैसे अंग्रेजी के साथ विज्ञान की भाषा है, उसको भी समझना होता है, मनोविज्ञान की भाषा है उसको भी समझना होता है, संकेत की भाषा है उसको भी समझना होता है, गणितीय भाषा है उसको भी समझना होता है, क्योंकि विषय तो बहुत सारे होते हैं और उन्हीं विषयों के आधार से हमें समझाने की कोशिश करता है एक शिक्षक। तो यहाँ पर शैक्षिक लाभ भी हमें बहुभाषिकता के कारण ही प्राप्त होते हैं। यदि आपको जैसे हिंदी में वीडियो समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत टाइटल डालते हो इंग्लिश भाषा में, या जो भी भाषा आपको समझनी होती है उसको, तभी तो आप समझ पाओगे। तो शैक्षिक लाभ होता है बहुभाषिकता की वजह से। फिर आता है नौकरी में लाभ। नौकरी में लाभ जो हमें मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि आपने देखा होगा अपने रिज्यूम के अंदर आप डालते हो कितनी भाषाओं का ज्ञान है उस चीज़ को, हिंदी, इंग्लिश, इसके अलावा और जो भी भाषा है, तो वहाँ पर आपको नौकरी में जब एक से ज़्यादा भाषाएं होती हैं तो आपको वहाँ पर उसका लाभ मिलना ही
मिलना है। फिर हम देखते हैं सांस्कृतिक लाभ। सांस्कृतिक लाभ इसलिए है क्योंकि संस्कृति हमारी देश की जो जानी जाती है वहाँ पर हम उसको समझते हैं। हमारा कल्चर क्या है, भारत देश में बहुत सारी संस्कृतियाँ अपनाई जाती हैं, विविधता लिए हुए है। वो कौन कौन सी संस्कृति हैं, होली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है, और भी जो कल्चर है यहाँ का वो सब क्यों है, उसी भाषा के माध्यम से ही हम उसको समझ पाते हैं। तो यहाँ पर एक ही हो गया। दूसरा अंत में आता है भावनात्मक लाभ। भावनात्मक, एक दूसरे से संबंध स्थापित करना, भावनाएं स्थापित करना। ये तो इंसानी रूप से है, यदि किसी जानवर के आधार से भी देखा जाए तो उनके अंदर भी ये भावनात्मक लाभ होता है। अगर हम कहें हिंदी भाषा को हमें सिखाना है किसी को, तो वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे भावनाओं के माध्यम से। अगर हमें किसी जानवर को भी अगर सिखाना होता है तो वो भावनाओं के माध्यम से, वो हमारे शब्दों को समझता है, अधिग्रहण करता है भावनाओं के माध्यम से। यदि हमने कहा ऊपर आओ तो वो ऊपर आएगा, हमने कहा बाहर जाओ बाहर जाएगा। ये चीज़ एक जानवर सीख सकता है तो इंसान के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है आसानी से सीखना। तो यहाँ पर भावनात्मक जो अटैचमेंट है वहाँ पर इंसानों से भी होता है, जानवरों से भी होता है, या किसी भी जीव से ये हो सकता है। तो बहुभाषिकता, हम जिस भाषा में प्रयोग करते हैं, बहुभाषिकता का लाभ होता है हमारा यहाँ पर भावनात्मक विकास भी इससे डेवलप होता है। ये हमारा हो गया। इसमें हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई थी, मैं इस चीज़ को अब बता देती हूँ। चॉम्स्की ने यहाँ, क्योंकि मैंने वाइगोत्स्की के आगे बढ़ा दिया था, चॉम्स्की नहीं बताया था, अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। ठीक है, चॉम्स्की महोदय ने जो बात बताई है वो ये बताई है कि जैसे ये इन्होंने बताया लैड, LAD लैड, ये पूछा जाता है तो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भाषा अधिग्रहण अर्जन यंत्र। ठीक है, क्योंकि भाषा को सीखने का एक यंत्र होता है जो चॉम्स्की ने बताया है, जो लगभग 5 से 6 वर्ष तक, यानी कि प्रारंभिक रूप से जन्म से बालक के गले में रहता है, फिर लुप्त हो जाता है। बालक में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये चॉम्स्की महोदय ने कहा है कि एक लेड डिवाइस होता है जो कि भाषा यंत्र के नाम से जाना जाता है, जो बालक के गले में होता है, और ये जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था में रहता है और उसके बाद ये लुप्त हो जाता है। ये जन्मजात क्षमता होती है। बालक जितने भी शब्दों को अधिग्रहण करता है वो उसी समय कर लेता है 5 से 6 वर्ष तक की अवस्था में। उसके बाद तो फिर वो अपना अंधाधुंध बोलता चला जाता है, सीखता चला जाता है, फिर उसको अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये यहाँ पर भाषा के जो जन्म जाता है वो चॉम्स्की को माना गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये हमने बता दिया, ये भी बता दिया। भाषा विकार। भाषा विकार क्या है, इससे संबंधित हमारा कोई भी पॉइंट डाल करके पूछा जा सकता है। बहुत सारे भाषाई विकार हमारे सामने हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक एक करके हम बढ़ते हैं। फंक्शनल डिस्लिया या स्वर संबंधी विकार, डिग्लोसिया, डिस्राथ्रिया, अफेजियस जिसको हम कहते हैं स्वर लोप, तथा डिस्फेजियस, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या एग्रीगिया, ग्लोसोलिया, टकीफीमिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेसिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसऑर्थोग्राफिया, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, सेंसर इंटीग्रेशन आर प्रोसेसिंग डिसऑर्डरी, ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये इतने सारे इसके यहाँ पर हम दिखाते हैं। तो ये भाषाई विकार हैं और इनमें से किसी से भी संबंधित आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है। एक एक करके हम अब देखते हैं कि ये है क्या। तो पहला रूप इसका आता है यहाँ पर। पहला हम देखते हैं कि फंक्शनल डिस्लिया या स्वर संबंधी विकार। ठीक है, इसे पहले डिस्लिया के रूप से जाना जाता था। यह एक मौखिक विकार है जिसमें आर्टिकुलेशन यानी कि कंठ, जीवा, तालु, नाक, दांत से बोलने का ढंग जो होता है वो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर आ गया, इसको कहते हैं फंक्शनल डिस्लिया, यह स्वर संबंधी विकार। दूसरा आता है डिग्लोसिया। डिग्लोसिया जो होती है यहाँ पर
वो है यह रूप, यहाँ देखते हैं, यह रूपात्मक परिवर्तनों से संबंधित विकार है जो भाषा के सामान्य उपयोग और सही उच्चारण को रोकने या बाधा संबंधित बात आती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये उच्चारण से संबंधित में आती है। फिर हम तीसरा देखते हैं डिसरथ्रिया। डिसरथ्रिया के अंदर जो बात आई है वो है यह मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है जो भाषा की एक अभिव्यक्ति और उत्पादन को नियंत्रित करने से संबंधित है, और इसे यहाँ पर देखते हैं, और इसे ऑर्गेनिक डिसलिया यानी कि जैविक विकार के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, फिर आता है यहाँ पर चौथा अफेजियस या डिस्फेजियस, जिसको हम कहते हैं स्वर लोप, स्वर का गायब हो जाना। यह मस्तिष्क की चोट के कारण भाषा को बोलने से संबंधित विकार है। इसे समझने और वह दोहराने में कठिनाई उत्पन्न होती है, क्योंकि दिमाग पर कोई चोट लग जाती है तब उसकी वजह से हमारी भाषा इससे प्रभावित होती है। फिर है डिसलेक्सिया या एलेक्सिया। अब यहाँ पर ये एक ही चीज़ है, डिसलेक्सिया या एलेक्सिया। यह एक वाक्य यानी कि शब्द विकार है जो सर्वाधिक प्रचलित विकार है। इसे अधिगम विकलांगता भी कहा जाता है और इसे वाणी या लिखित भाषा को पढ़ने में कठिनाई से जाना जाता है। इसका मतलब ये है डिसलेक्सिया में यह पढ़ने से संबंधित विकार है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना, कई बार रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर आपको तारे ज़मीं पिक्चर याद आ गई होगी, वहाँ पर भी जो बच्चा बीमार था भाषा से संबंधित, वो डिसलेक्सिया से संबंधित थी। ठीक है, तो यहाँ पर वो पढ़ नहीं पाता था, इसलिए आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आता है हाइपरलेक्सिया। यह त्वरित यानी तीव्र तेज, त्वरित का मतलब होता है तेजी से पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करने वाला विकार है। हम अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, अटक अटक के पढ़ेंगे, तेज गति में तेज स्पीड में नहीं पढ़ सकते। इसके बाद आता है डिस्ग्राफिया या एग्रीगिया। यह लिखित भाषा से संबंधित विकार है, अर्थात लिखने में शब्दों का उचित रूप का ना होना, कोई बड़ा शब्द तो कोई छोटा शब्द, रचना का होना, सीधी रेखा में लिखा ना होना, लिखने में उचित मात्राओं का प्रयोग न करना, जैसे तोता का तोत। तो यहाँ पर डिस्ग्राफिया जो होती है, किसी भी चीज़ को, जैसे हमारी कोई मात्रा लग रही है तो हमने उस मात्रा को नहीं लगाया, जहाँ पर छोटी की मात्रा लगनी है वहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा को लगा दिया। तो इस तरीके से तोता लिखा हमने, अब तोता है तो अब बोलना हमने तोता, लेकिन लिख दिया हमने तोत। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ग्लोसोलिया। ग्लोसोलिया क्या होता है? यह उच्चारण संबंधित विकार है जिसमें भाषा श्रोता की समझ से बाहर हो जाती है। यहाँ पर उच्चारण किया जाता है और उस संबंधित भाषा में जो श्रोता है, सुनने वाला, वो समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या बोलना है, क्या सुनना है, मैंने क्या सुना, अब मुझे उसका क्या रिएक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर उसको कहते हैं ग्लोसोलिया। अगला आता है टकीफीमिया। टकीफीमिया जो होती है, इसमें इतनी त्वरित यानी तेज गति से बोला जाता है कि इसमें शब्दों में त्रुटियां हो जाती हैं। कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदत होती है, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ शब्दों में त्रुटियां कर देते हैं। ये चीज़ मेरे अंदर भी है, तो वहाँ पर मैं जल्दी से बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें फिर ऐसी होती हैं कि वहाँ मेरे शब्दों में कुछ हल्की फुल्की सी गलतियाँ आ जाती हैं। इसको हम कहते हैं टकीफीमिया। ठीक है, ये मुझे भी आज पता चला, चलो बहुत अच्छी बात। फिर आता है यहाँ पर डिस्कैलकुलिया। यहाँ पर इससे संबंधित हमारे प्रश्न आ चुके हैं। ये क्या होता है? यह गणना या गणितीय कौशल संबंधी विकार है। यहाँ पर जो भी गणनाएं संबंधित होती हैं हमारी, वहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है डिस्कैलकुलिया। ठीक है, तो यहाँ पर इससे संबंधित ये विकार है। यहाँ पर हमारी या तो हम ढंग से उसका कैलकुलेशन सही से नहीं कर पाते हैं, या कोई भी हम मिस्टेक कर देते हैं, काउंटिंग करने में कर देते हैं, जो भी है, तो यहाँ पर हम उसको गणितीय संबंधी या गणना से संबंधित डिस्कैलकुलिया कहलाता है। डिस्प्रैक्सिया, यह लेखन व चित्रांकन संबंधी विकार है। यह गंभीर विकार नहीं है, परंतु अधिगम में सबसे कठिनाई हो सकती है। इसमें बड़बड़ाना, गेंद को चलते चलते उछालना, जूतों में उल्टी गांठ बांधना, इस तरह की भ्रमित जो बुद्धि हो जाती है उसको ये यहाँ पर डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं, चल रहे हैं, चलते चलते बड़बड़ा रहे हैं, किसी के हाथ में कोई चीज़ है, गेंद के समान है, कोई भी चीज़ है, जैसे गेंद को ऊपर उछालते हैं तो वो ऐसी उन चीज़ों को उछालते हैं, हाथ उनके चलते ही रहते हैं, या जूतों की जो गांठें होती हैं कभी किसी को बांधना ही नहीं आता है। तो ये होती है डिस्प्रैक्सिया बीमारी। ठीक है, फिर आता है डिसऑर्थोग्राफिया। यह वर्तनी शब्दों के वर्ण,
उनका क्रम तथा उच्चारण विधि है, इससे संबंधी एक विकार है। यानी कि यहाँ शब्दों, उनके वर्ण और उनका क्रम सही रूप से हम उच्चारित नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर उसको कहते हैं डिसऑर्थोग्राफिया। फिर आता है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। यह दृश्य, रंग, पैटर्न इत्यादि इस क्षमता से संबंधित विकार है, अर्थात कुछ देखना चाहते हैं पर दिख कुछ और रहा है और समझ हम कुछ और रहे हैं। फिर आता है सेंसर इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डरी। यह एक इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार है जिसमें मस्तिष्क जानकारी को ठीक से संश्लेषित यानी इकट्ठा नहीं कर पाता। यहाँ पर इंद्रियों से संबंधित ये विकार है। हम किसी चीज़ को जानकारी मस्तिष्क में पहुँचाते हैं, लेकिन वहाँ पर जो जानकारी मिलनी चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो सकता। उसको कहते हैं सेंसर इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डरी। ठीक है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। इसमें है, इसे संगठनात्मक पठन संबंधी विकार कहा जाता है, अर्थात इससे ग्रस्त बच्चे दूसरे बच्चों की तरह भाषा या चिन्हों को पढ़ने, समझने व याद करने में कठिनाई करते हैं और वो पिछड़ भी जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर है, इसमें एक चीज़ पढ़ने से संबंधित विकार होता है, हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। और इसमें जो इस बीमारी से जो बच्चे ग्रस्त होते हैं, वो इस तरह के बच्चे भाषा या उससे संबंधित जो चिन्ह होते हैं उनको वो ढंग से याद नहीं कर पाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी कठिनाई हो जाती है और वो फिर और बच्चों से पिछड़ भी जाते हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पर सारी कठिनाइयाँ हो गई जो भाषा से संबंधित है। परंतु महत्वपूर्ण तथ्य की बात ये आती है, आपके एग्ज़ाम में जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमें उसको देखना होगा और उसके विषय में, जैसे डिसलेक्सिया, ये क्या है, पठन संबंधी यानी पढ़ने से संबंधित ये हमारा एक विकार है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। दूसरा आता है यहाँ पर डिस्ग्राफिया। ये है लिखने या लेखन से संबंधित विकार। डिस्कैलकुलिया गणितीय कौशल से, डिस्ग्राफिया वाक यानी कि बोलने की क्षमता, और डिस्प्रैक्सिया लेखन व चित्रांकन से संबंधित ये विकार है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है, ये हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनमें से बार बार हमारे टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पर हम इनको हटा नहीं सकते हैं, इसलिए इन सब को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो साथियों, यहाँ पर मैंने आपको वो सारे पॉइंट बताए हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक एक करके हमने आपको यहाँ रखा। ठीक है, ये वो चीज़ है जो हमने आपके लिए सामने रखी थी। शिक्षण शास्त्र आज का पॉइंट था हमारा, और इस पॉइंट में मैंने आपको आज के समय में जो पढ़ाया है वो केवल आपको हिंदी पेडागोजी पढ़ाई है। अगली वीडियो में जो आएगा वो हमारा सब्जेक्टली होगा, सब्जेक्ट से संबंधित होगा, जो हिंदी भाषा से हमारा आएगा। इसके अंदर जो मुख्य महत्वपूर्ण हर बार हमारे जो एग्ज़ाम में आने वाले टॉपिक्स होते हैं, मैं केवल आपको वही बताऊंगी, और इस वीडियो में भी मैंने आपको केवल वही टॉपिक्स रखे हैं जो आपके इस बार की सीटेट में और टेट में आने वाले जो पॉइंट्स हैं आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इन सबको अच्छे से देख लीजिएगा। ये पार्ट फर्स्ट था हमारा, अगला पार्ट आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन आप लाइक नहीं करते, वहाँ थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं भाई। और कुछ नहीं तो कम से कम वीडियो तो पूरा देखें, उसको लाइक तो ज़रूर कर दें, साथ ही इसको शेयर भी कर लें। और यदि पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हो। आपका अगला टॉपिक क्या हो सकता है, आप क्या लेना चाहते हो, आप मुझे इस बात पर भी कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करें। बहुत ही टॉपिक मैंने सेलेक्टेड टॉपिक रखे हैं जहां आपका आना ही आना है, तो आप यहां से बिल्कुल बहुत सटीक पॉइंट पर हैं, इस सब को देख लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।